बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 19 लेक्चर के साथ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज पास्ड आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस। बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल से गुजरने के बाद 1956 का आइन बना था। इट रिप्लेस द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। ज़ाहिर जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कच्चा कॉन्स्टिट्यूशन एक किस्म का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था चल रहा था, उसको इसने रिप्लेस कर दिया था। उसकी जगह ये आ गया था पाकिस्तान में। इट हैज़ 234 आर्टिकल्स एंड 6 शेड्यूल्स। ये उसके एक चैप्टर्स टाइप होते हैं, मतलब 6 शेड्यूल्स का मतलब है 6 चैप्टर थे इसके। और चैप्टर एक और वर्ड है अलग, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये शेड्यूल का ये मतलब आप ले लें जैसे बुक में चैप्टर होते हैं, और आर्टिकल्स ऐसे ले लें जैसे टॉपिक्स होते हैं। इस तरह करके आप इसको समझ लें, वरना आप इसको याद एज इट इज करना है कि 234 आर्टिकल थे और 6 शेड्यूल थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। It declared that the name of the country would be the Islamic Republic of Pakistan. There was clear impact the Government of India Act 1935 and the Interim Constitution. जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन यही था, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। इसके वाज़ेह असरात थे किस पे, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। फीचर्स इसके क्या है 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो सदारती निज़ाम वो नहीं था, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम था हमारा। एग्जेप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने डिस्कस किया कि जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है, जो वज़ीर आज़म है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी वेस्टेज इन द प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एग्जेक्टिव अथॉरिटी का मतलब होता है 3 किस्म के अथॉरिटीज, 3 किस्म के वसाइल होते हैं। एक लेजिस्लेचर होती है जो कानून बनाती है, दूसरी एग्जेक्टिव होती है जो कानूनों को लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और तीसरी जो होती है वो जुडिशरी होती है जो देखती है कि कानूनों पर अमल हो रहा है या नहीं। ये 3 अथॉरिटीज मेन है, इनको अपने याद रखना है। अब जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी कानूनों को इम्प्लाई करने वाली, इम्प्लीमेंट करने वाली लॉज को, वो प्रेसिडेंट के पास थी। वो उसको एक्सरसाइज करेगा, उसको चलाएगा कैसे? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जैसे उसको कहेगा उसकी नसीहत पे उसके मुताबिक चलाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है, उससे ही सारा कुछ करना होता है। अगरचे प्रेसिडेंट बड़ा हेड होता है लेकिन वो एक नाम का होता है, ज्यादा जो प्रैक्टिकल काम है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। एक्सेप्ट इन मैटर्स ही हैड डिस्क्रिशन, उन मसाइल के अलावा, उन मामलात के अलावा जिसमें इसको फुल खुद मुख्तारी हासिल है प्रेसिडेंट को। ये प्रेसिडेंट के कुछ थोड़े से मसाइल हैं, एक पार्डन का, एमरजेंसी पास हो, कुछ ऐसे मसाइल आर्टिकल में ये दिए गए हुए थे जिसमें सिर्फ इसको डिस्क्रिशन हासिल थी, मुकम्मल खुद मुख्तारी थी। उनका इतना खास एग्जेक्टिव अथॉरिटी से या इतना खास लिंक नहीं है, वो बहुत कम यूज होते हैं जो जिसमें इनको डिस्क्रिशन दी गई थी जिन मैटर्स में। प्रेसिडेंट हैज सेरिमोनियल फंक्शंस एंड एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स। देखा कि प्रेसिडेंट सेरिमोनियल फंक्शन ये है कि जो तकरीब में आया जी ये प्रेसिडेंट हमारे इस तकरीब में मौजूद हैं, वो ये शुरू करेंगे, मतलब एक नाम का होता है ना बंदा जिसको कहते हैं शो पीस, उस टाइप का प्रेसिडेंट का ये था फंक्शन। एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स, ज़ाहिर महदूद पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि जो फीचर है इसका वो पार्लियामेंट्री था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। द प्रेसिडेंट वुड बी ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 साल का होगा, मुस्लिम होगा, और क्वालिफिकेशन उसकी कितनी होगी? बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो कि लोअर हाउस था, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए जितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है उसकी आई थिंक सो BA क्वालिफिकेशन थी, और दूसरी और क्वालिफिकेशन के मुस्लिम और ये वो सारी की सारी जो नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती हैं वो प्रेसिडेंट के लिए रिक्वायर थी। ही वॉज टू इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबलीज। अब नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो और प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबलीज के मेंबर थे, उन्होंने इसको इलेक्ट करना था प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता था। प्रेसिडेंट कुड नॉट रिमूव हिम अनलेस ही हैज शोड दैट PM डिडंट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट तो करता है लेकिन रिमूव खुद नहीं कर सकता था तब तक जब तक उसको इस बात की श्योरिटी, इस बात का यकीन ना हो जाता था कि नेशनल असेंबली के जो लोग हैं, नेशनल असेंबली की मेजोरिटी अक्सरियत इसके खिलाफ है प्राइम मिनिस्टर के, तब वो उसको रिमूव कर सकता था, वरना नहीं। अगर तो मतलब ये था कि अपनी मर्जी से उसे रिमूव नहीं कर सकता था प्रेसिडेंट, सदर जो था। नेशनल असेंबली में क्योंकि लोग जो थे वो सूबों से लिए जाते थे, वो उनको रिप्रेजेंट करते थे, उनके नुमाइंदे थे, जब तक वो अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी मेजोरिटी, उनकी सपोर्ट थी, तब तक प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता था।
द प्रेजिडेंट वुड बी इट्स सोल जज, प्रेजिडेंट उसका जज होता था। ये चीज़ वही जज करता था कि आया नेशनल असेंबली की सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ है या नहीं। ही कुड आस्क पीएम टू शो हिज सपोर्ट, वो ये भी पीएम को से कह सकता था कि वो अपनी सपोर्ट दिखाए। अगर वो उसको मतलब करने लगता, उसको रिमूव करने लगता, तो पीएम कहता कि नहीं लोग मेरे साथ हैं, तो वो उसको कह सकता था कि अपनी सपोर्ट दिखाओ लोगों की, नेशनल असेंबली के लोगों की। Cabinet was collectively responsible to National Assembly. Prime Minister was the head of government assisted by Cabinet. कैबिनेट जो कि अपर हाउस भी इसको कहते हैं, ये कलेक्टिवली का मतलब होता है मजमूई तौर पर जवाब देती नेशनल असेंबली को। मजमूई तौर का ये मतलब है कि सारे के सारे उसके मिनिस्टर मजमूई तौर पर जवाब देते, मतलब किसी को अकेले को बुला के नहीं पूछा जा सकता था कि ये फैसला कैबिनेट में हुआ है तो ये तुमने किया या तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। कलेक्टिवली सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल जवाब देते नेशनल असेंबली को, लोअर हाउस को। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बार बार बता रही हूँ, उसे याद रखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, असिस्टेड बाय कैबिनेट, जो अपनी कैबिनेट की मदद से काम चलाता था गवर्नमेंट का। वन हाउस पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली वाज द ओनली हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ 300 प्लस 10 वुमेन सीट्स। अब नेशनल असेंबली जो थी सिर्फ वही एक हाउस था कि कौन सा पार्लियामेंट का, कि जिसकी मेंबरशिप इतनी थी 300 सीटें और 10 वुमेन की सीट्स थी, रिजर्व फॉर वुमेन, ये सिर्फ औरतों के लिए थी। प्रिंसिपल ऑफ पार्टी वाज ऑब्जर्व फॉर रिप्रेजेंटेशन, पार्टी का मतलब होता है यकसानियत का जो प्रिंसिपल हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो इसमें ऑब्जर्व था, वो इसमें लागू था फॉर रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगों के लिए, लोगों के लिए। मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस वाज अडॉप्टेड फॉर जनरल सीट्स, जनरल सीट्स ये जो 300 सीट्स हैं ये जनरल सीट्स हैं, और जो 10 हैं ये रिजर्व सीट्स हैं फॉर वुमेन्स, ये भी अपने याद रखना। अब ये 300 जो जनरल सीट्स थी इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है, एक इलाका है, एक उसमें से एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको डायरेक्ट लोगों ने आके वोट कास्ट करना है, जैसे अब होता है इलेक्शंस में, इनको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स वर रेस्टेड विद नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव पावर कानून साजी की जो पावर हैं, कानून बनाने की जो सारी पावर्स हैं, वो नेशनल असेंबली के पास थी। प्रेसिडेंट कुड रिटर्न, रिजेक्ट और साइन द बिल। अब ये मसला है, इसका लंबा प्रोसेस है कि नेशनल असेंबली समझे कोई बिल उसमें प्रपोज होता है, कोई बिल खड़ा होता है, मतलब कोई भी मुल्क के हालात के लावे से के हवाले से नेशनल असेंबली में एक नुमाइंदे ने, एक बंदे ने, एक मिनिस्टर ने बिल पेश किया। अब उसमें वो पास हो गया बिल, उसके बाद जाता है कैबिनेट के पास, अपर हाउस, उसमें भी वो पास हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास वो बिल। अब प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न भी कर सकता है, वापस कर सकता है, वो ये बता के इसमें ये मसाइल हैं, इसको हल करें तो तब मैं इसको साइन करूंगा। अब जब तक प्रेसिडेंट बिल को साइन नहीं करेगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। अल्टीमेटली एंड पे जो साइन वो प्रेसिडेंट के होते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास ये पास थी कि वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है, उसको कि वापस कर दे कि इस चीज में ये अमेंडमेंट करो, ये चेंजेस करो, तो फिर ये बिल बनेगा लॉ। और रिजेक्ट भी कर सकता है कि वो पूरा इसको रिजेक्ट कर दे कि ये तो बन ही नहीं सकता, बात खत्म। और उसके पास ये भी पारा है कि वो साइन कर दे, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, फिर वो बिल लॉ बन जाएगा। ये प्रेसिडेंट की पावर है, रिटर्न, रिजेक्ट और साइन द बिल्स। Regarding monetary bills of ordinary expenditure, National Assembly had all powers, but they would not vote on consolidated fund list. अब बिल्स मैंने आपको बताया कि कोई भी मैटर है जो असेंबली में उठेगा उसको बिल कहते हैं, मतलब किसी भी तरह का लॉ बनने के लिए। और मॉनेटरी बिल्स वो जो होते हैं जो फाइनेंशियल के हिसाब से, माशियत के लिहाज से पैसों के बिल्स होते हैं, मतलब बजट बनाना है मुल्क का, या किस सूबे को कितना फंड देना है, ये सारे जो बिल्स हैं ये मॉनेटरी बिल्स टैक्स के हवाले से होते हैं। अब इनमें क्या था, इसमें जो था नेशनल असेंबली की ज्यादा सोल अथॉरिटी थी, सारी की सारी पास मॉनेटरी बिल की, मनी बिल्स के नेशनल असेंबली के पास थी। दे कुड नॉट वोट ऑन कंसोलिडेटेड फंड लिस्ट, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड लिस्ट वो होता है, एक सूबा है समझ ले पंजाब, इसका कंसोलिडेटेड फंड ये है कि इसके पूरे साल का इसको जितने टैक्स इकट्ठे हुए हैं, कोर्ट्स में लोगों को फाइन किए जाते हैं, वो सारे के सारे फाइन और जितना का जितना जो हुकूमत का खर्चा है, सारे के सारे टैक्सेस सारे के सारे मिला के जो सूबे को मिलता है पैसा, मतलब वो टैक्सों के जरिए, हुकूमत फंडिंग के जरिए या कोर्ट्स के जरिए, सारी के सारे जो सूबे के अंडर आते हैं एक प्रोविंस के अंदर, वो उसे कहते हैं सूबे का जो है उसका कंसोलिडेटेड फंड होता है। इसी तरह फेडरल का कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे कि जो फेडरल लेवल पे टैक्स देते हैं हम मुल्क को, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स लागू होते हैं, कुछ फेडरल लेवल पे होते हैं। जो फेडरल लेवल के होंगे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगे। अब वो कह रहा है ये भी कंसोलिडेटेड फंड भी, ये भी पैसों के लिहाज से ही होता है, क्योंकि इसमें भी टैक्स और सारा मनी मैटर्स ही शामिल होते हैं। लेकिन वो कह रहा है जो मॉनेटरी बिल्स, मनी बिल्स हैं इस कंसोलिडेटेड फंड के अलावा, उनमें जो सारी की सारी पावर है नेशनल असेंबली की होंगी, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें नेशनल असेंबली को हक नहीं है कि वो वोट नहीं कर सकती। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, होप सो आपको समझ आ रही होगी। Salaries of president, judges, federal service commission, etc.
वर टू बी पेड थ्रू कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से सबको तनख्वाहें दी जाएंगी, प्रेसिडेंट को, जजेस को, फेडरल सबको। कंसोलिडेटेड फंड एक बार फिर आपको बता दूं कि एक सूबे का भी होता है और फेडरल का अलग होता है। कंसोलिडेटेड फंड हर सूबे का अपना अलग होता है। इधर जो कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है वो मरकज का जो सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड फेडरल फंड है उसकी बात हो रही है। वो ये होगा कि जो पूरे के पूरे मुल्क से पूरे साल का टैक्स इकट्ठा होगा, उसके बाद जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो फेडरल के अंदर आती है ना, मतलब मरकज के अंदर आती है। उस कोर्ट में लोगों को फाइन किया जाता है, मतलब अगर कोई लेट आया उसको इतना फाइन कर दो, किसी ने कोर्ट का टाइम जाया कराया, और बहुत से मसाइल होते हैं कोर्ट्स में, लोगों को फाइन किया जाता है। वो सारे का सारा पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड बनेगा। अब कंसोलिडेटेड फंड जो है उससे इनको तनख्वाहें दी जाएंगी, जजेस को और ये इन सब लोगों को। Federal system, the constitution provided three lists: federal, provincial and concurrent. There were two provinces in the Federation of Pakistan. फेडरल सिस्टम का ये मतलब है कि फेडरल एक मरकज होगा और जो सूबे होंगे उनको उनके इख्तियारात दिए जाएंगे, मतलब कुछ इख्तियारात फेडरल के पास होंगे, फेडरल के पास कुछ पार्ट होंगे, कुछ पार्ट जो हैं वो प्रोविंसेस के पास होंगे। अब ये बात तो क्लियर होगी कि पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस थे उस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। कौन कौन से? एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान का हमने पढ़ा है कि उसके 4 प्रोविंसेस को बना के 1 यूनिट बना दिया गया था 1955 में, तो इसलिए 1 यूनिट वेस्ट पाकिस्तान एंड 1 यूनिट ईस्ट पाकिस्तान। दीज यूनिट्स 2 यूनिट्स वर कॉल्ड 2 प्रोविंसेस इन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये बात हो गई। अब 3 लिस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड ये की थी, 3 लिस्ट, फेडरल की एक लिस्ट, एक प्रोविंशियल की, एक कंकरेंट की। इन लिस्ट का मतलब है कि पार्स, अब कुछ पार्स जो है वो सिर्फ फेडरल की थी, सिर्फ वो मरकज के पास थी, सिर्फ सेंटर के पास थी, और कुछ पार्स जो है जो प्रोविंशियल थी, सिर्फ प्रोविंसेस के पास थी, वो किसने दी थी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी। और कुछ कंकरेंट की, कंकरेंट का मतलब होता है साथ साथ, मतलब उसके उन दोनों के इख्तियार था, उस पर फेडरल को भी इख्तियार था और प्रोविंस को भी इख्तियार था उन पावर्स पे, उन जो कंकरेंट लिस्ट में जो पावर्स जो चीजें आती थी उन पर डिसीजन लेने का दोनों को इख्तियार था। लेकिन जो फेडरल लिस्ट में जो चीजें थी उनका सिर्फ फेडरल को इख्तियार था, जो प्रोविंशियल लिस्ट में चीजें थी उसका सिर्फ प्रोविंशियल को इख्तियार था डिसीजन लेने का उन पास पे। होप सो समझ आ गई होगी फेडरल सिस्टम की। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, ऑल द प्रोविंशियल लेवल देयर वर इलेक्टेड असेंबली। प्रोविंशियल लेवल पे भी जैसे कि फेडरल लेवल पे असेंबली थी ना, अपर हाउस लोअर, ऐसे प्रोविंशियल लेवल हर सूबे की भी अपनी अपनी असेंबली थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी अपने भी मसाइल थे जो प्रोविंशियल लेवल पे हल होने थे, इसलिए सूबाई असेंबलियां भी जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने सूबाई मामलात को हल करना था, इसलिए हर सूबे की अपनी अपनी असेंबली थी। द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द नॉमिनल हेडशिप ऑफ गवर्नर। अब पार्लियामेंटल सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि ये आइन जो था ये पार्लियामेंटल सिस्टम था, और इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। ऐसे ही जो सूबाई असेंबली है उसमें गवर्नर जनरल जो है वो नाम का होता है, जैसे सदर नाम का होता है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, असल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को होती है, इसी तरह इसमें भी गवर्नर जनरल जो है वो नाम का होता है। जो ज्यादा पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर को हासिल होती हैं, वो उसके नीचे होता है। जैसे पीएम होता है एक मुल्की लेवल पे, एक फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होता है, इसी तरह सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। द रियल पावर वर गिवन टू द चीफ मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट, और उसकी शूरा को दी गई थी। सेंटर हैड सम ओवरराइडिंग पावर्स एंड सम इमरजेंसी पावर्स टू। ओवरराइडिंग पावर्स का क्या मतलब है कि अगर कोई सूबा अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल करे, जो प्रोविंशियल लिस्ट में उसको पावर्स दी गई थी उसको गलत इस्तेमाल करे, तो सेंटर जो है उसको ओवरराइड कर सकता है, उनकी पावर्स को खत्म कर सकता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ये अपने फैसला गलत दिया। और सम इमरजेंसी पावर्स भी थी, मतलब कोई इमरजेंसी नाफिज करनी हो सूबे में तो वो फेडरल के पास इख्तियार था, वो कर सकते थे। दे वर क्लास 199, ये क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशन 1956 की, एक 191 क्लास। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लाइफ वाज अंडर थ्रेट फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस। और सेकंड है क्लास 193 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन प्रोविंसेस। इसका मतलब है कि ये जो 2 क्लासेस थी ये इमरजेंसी में फॉल करती थी। मतलब इमरजेंसी कब नाफिज कर सकता है फेडरल एक सूबे में? जब सिक्योरिटी के मसाइल हों और इकोनॉमिक लाइफ के माशियत के और सिक्योरिटी के मसाइल हो, एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन हो, कोई बैरूनी या अंदरूनी मसाइल की वजह से सिक्योरिटी इशूज बन जाए एक सूबे में या कोई माशी इशू बन जाए, तो इमरजेंसी नाफिज कर सकता है कौन? फेडरल सेंटर। और इस क्लास में यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो, मतलब जो सूबे का जो अपना लॉज है उनमें कोई मसला बन जाए, या कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मसला बन जाए, तो फिर भी जो सूबाई असम्बली है उसको नहीं, बल्कि जो फेडरल असम्बली, फेडरल लेजिस्लेचर है, फेडरल को इख्तियार हुआ कि वो इमरजेंसी नाफिज कर सकती है एक सूबे में।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब है कि आज़ाद अदलिया, जो अदालतें हैं अदलिया आज़ाद होगी, विदाउट एनी प्रेशर वो अपना डिसीजन लेंगी। एट सेंट्रल लेवल द हाईएस्ट कोर्ट वाज सुप्रीम कोर्ट, के सेंट्रल लेवल पे एक मुल्क में जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट अब भी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट थी। देन हाई कोर्ट्स इन प्रोविंसेस एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश, फिर हर सूबे की अपनी अपनी एक हाई कोर्ट होती है, और फिर नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट्स होगी, इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या नीचे होती हैं। हायर कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो बड़ी कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके पास ये पावर थी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की इंटरप्रिटेशन कर सके। मतलब अगर कोई चीज़, एक ऐसी लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे, कुछ लोग उसका कुछ मतलब निकाल रहे हैं, कुछ मतलब निकाल रहे हैं, तो ये पावर किसके पास थी? हाई कोर्ट्स के पास, कि वह इसका असल मतलब बता सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, उसकी तशरीह कर सके कॉन्स्टिट्यूशन की। दे कुड हेयर द डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, अब गवर्नमेंट्स मतलब सूबाई गवर्नमेंट्स, एक सूबे या दूसरे सूबे के दरमियान कोई मसला बन गया है, वो भी डिस्प्यूट, वो मसाइल भी ये हाई कोर्ट सुन सकती हैं, और अगर किसी सूबे का फेडरल के साथ कोई मसला बन गया है तो वो भी सुन सकती हैं। दे वर गार्जियंस ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ द सिटीजन, शहरियों के जो हकूक थे, लीगल राइट्स हैं, उनकी जो गार्जियन थी, उनके ऊपर कस्टोडियन, उनका ख्याल रखने वाली कौन थी? हायर कोर्ट्स थी। फंडामेंटल राइट्स, civil and political rights were given to the people of Pakistan, but they could be suspended in the case of emergency. अब एमरजेंसी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाएंगे पीपल ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन एमरजेंसी में सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। इमरजेंसी फॉर एग्जांपल, ऐसी इमरजेंसी बन गई कि कोई बंदा बड़ा दहशतगर्द आ गया, वो मिल नहीं पा रहा। अब बंदे के सिविल राइट्स तो ये है ना कि एक घर के बंदे की सिक्योरिटी है, उसकी प्राइवेसी है, उसके घर में कोई घुस नहीं सकता ये वो, लेकिन अब किसी को मुजरिम को ढूंढने के लिए उसके घर में जाया जा सकता है, उसकी प्राइवेसी, उसका ये राइट डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ इमरजेंसी है, उसको ढूंढना जरूरी है, ये भी सिटीजन्स के लिए ही है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर पॉलिसी मेकिंग। ये मुश्किल टॉपिक है, इसको हम ऐसे बात करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग, समझे कोई भी पॉलिसी, नई पॉलिसी कुछ भी बनाना है किसी भी हवाले से, एजुकेशन के या फाइनेंस के हिसाब से कोई भी नई पॉलिसी बनानी है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन्हें कहते हैं। स्टेट पॉलिसी, स्टेट ने, रियासत ने कोई भी पॉलिसी बनानी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व इंक्लूडेड एज प्रीएम्बल। यही बात, वही बात दोबारा आगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के करारदाद मकासद के सारे जो प्रिंसिपल्स थे, वही प्रीएम्बल एक दिबाजे के तौर पे एक मेन, उस पे बेस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन भी। और अगर कोई पॉलिसी स्टेट ने बनानी है उसके लिए भी जो प्रिंसिपल मेन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है, उसका प्रीएम्बल दिबाचा ये है, और अदर प्रिंसिपल्स भी उसके हैं, किसके? पॉलिसी मेकिंग के। इंक्लूड शोर्टी अबाउट इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अब वो प्रिंसिपल ये क्या है कि जो पॉलिसी बनेगी वो इस्लामिक प्रैक्टिस, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक होगी, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए होगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लोगों में इख्तलाफ नहीं करेगी, फर्क नहीं करेगी, मतलब किसी क्लास को ऊपर लेके जा रही है, किसी क्लास के लोगों को नीचे लेके आ रही है, किसी जात में, ऐसा नहीं करेगी वो पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो होगी। एंड फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, और जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए होगी, एक्सेट्रा। अब इसको फिर शॉर्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर स्टेट ने, रियासत ने कोई भी नई पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए उसको कुछ प्रिंसिपल्स पे अमल करना पड़ेगा, उसके मुताबिक बनानी पड़ेगी वो पॉलिसी। वो प्रिंसिपल्स क्या है? एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, और कुछ प्रिंसिपल जो अदर प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं, इस्लामिक प्रैक्टिस के मुताबिक होगी, लोगों की भलाई के लिए होगी, और लोगों में इख्तलाफात नहीं बनाएगी, और लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करेगी स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामिक कैरेक्टर। द नेम ऑफ द कंट्री वाज द इस्लामिक रिपब्लिक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्रीएम्बल। पाकिस्तान जो कंट्री का, मुल्क का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है दिबाचा। जैसे कोई बुक देखें आप, उसमें पहले होता है ना दिबाचा, 2-3 पेज लिखे होते हैं, उसमें सारा बताया होता है कि ये किस हवाले से है, ये किस के मुताबिक लिखी गई है बुक, या इसके क्या असूल हैं इस बुक के। ऐसे ही जो हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका जो प्रीएम्बल है, उसके असूल सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक है, उसके मुताबिक ये बना हुआ है। अदर इस्लामिक क्लासेस वर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, उसमें भी इस्लामिक क्लासेस थी कि वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं होना चाहिए। नो लॉ कैन बी मेड टू वायलेट इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग। इस्लामिक प्रिंसिपल और तालीमात के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। एग्जिस्टिंग लॉज कुड बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द इस्लामिक टीचिंग्स। जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले से बने हुए लॉज हैं, उनको इन कन्फर्मिटी मतलब के मुताबिक बनाया जाएगा, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक लाया जाएगा, जो पहले से लॉ हैं।
a commission was to be appointed to examine the laws for bringing them in conformity। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, ये एक कमीशन बनाया जाएगा, वो ये चीज़ को एग्जामिन करेगा, इस चीज़ की वो ऊपर सरपरस्ती करेगा कि जो लॉ पहले बने हुए एग्जिस्टिंग लॉ, जो पहले मुल्क में लॉ चल रहे हैं, क्या वो इनकन्फर्मिटी हैं किससे, भला इस्लामिक टीचिंग से, कि क्या जो मुल्क में लॉ पहले से बने हुए हैं वो इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक हो रहे हैं। एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो ये चीज़ को जज करेगा। वेदर अ लॉ इज इस्लामिक और नॉट, नेशनल असम्बली हैड टू डिसाइड। नेशनल असम्बली जो हमारा लोअर हाउस है उसको ये फैसला दिया गया था कि इस चीज़ का फैसला करे कि एक जो लॉ है वो इस्लामिक है या नहीं। अब उसमें उल्मा का बोर्ड भी मौजूद था, वो जो हमने ऊपर पढ़ा है वो भी इसी फैसले में शामिल है। द मैटर कुड बी टेकन अप बाय द जुडिशरी, और अगर नेशनल असम्बली में इशू बन गया, मतलब सॉल्व नहीं बात हो रही कि ये लॉ जो है इस्लामिक है या नहीं, तो ये मैटर, ये मामला जुडिशरी में, कोर्ट में भी लाया जा सकता था। इस्लाम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन। अब इसमें 1956 के आइन में आई थिंक सो कि ये सबसे बड़ा फ्लॉ था कि इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। मतलब रियासत का जो मजहब होता है ना वो नहीं था, रियासत का वो भी कोई मजहब नहीं। हालांकि इवन के नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया था, लेकिन इवन तब भी इतना प्रेशर पता नहीं बाहर का था या जो भी था, लेकिन इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जरूर याद रखना है। इस्लामिक हेरिटेज एंड रूट्स आर कंबाइंड विद मॉडर्न नेशंस ऑफ गवर्नेंस एंड अ मॉडरेट पॉलिटिकल सिस्टम वाज अडॉप्टेड। ये मसला कि इस्लामिक हेरिटेज, इस्लाम के असूलों को लिया तो गया था लेकिन उन्हें कंबाइन करके, वही ना गड़मड़ करके, कि मॉडर्न भी हमारा सिस्टम चलता रहे और इस्लाम के असूल भी चलते रहे, दोहरी पॉलिसी, मुनाफिकत जिसको कहते हैं। तभी तक यही बड़ी वजह है अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं आ सका, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कंबाइन पॉलिसी, मॉडर्न एक पॉलिसी निकाली थी ना, कि मॉडर्न नेशन के भी कानून चलते रहे जो, और इस्लामी हेरिटेज भी चलता रहे, दोनों को कंबाइन करके पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था। Working of the Constitution, no elections were held after the enforcement of elections. It was finally abrogated on October 17, 1958। लो जी, अब 2 साल के बाद 56 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये हमने सारों पर पढ़ा, और ये एब्रोगेट हो गया, ख़त्म हो गया, टूट गया 7 अक्टूबर 1958। 2 सालों के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, ख़त्म हो गया। इट वर्क फ्राम मार्च 23, 1956 टू अक्टूबर 7, 1958। 23 मार्च 1956 से अक्टूबर 7, 1958 तक 2 साल तकरीबन ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, मैंने पूरी कोशिश की कि इसको इजी समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी रह गई है या कुछ मैंने मुश्किल एक्सप्लेन कर दिया तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।